घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, समाज का जो सबसे न्यूनतम इकाई, समाज का सबसे छोटा इकाई परंपरागत परिवार ही था। जैसे तो अभी आजकल जैसे समाज में समाज का सबसे छोटा इकाई जो है, न्यूनतम इकाई परिवार है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी परंपरागत छोटा सबसे इकाई क्या था, परिवार ही था उस समय भी। और सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो यहाँ पर मातृसत्तात्मक लिखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन से बहुत आयत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्त्री का मूर्ति मिला है। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक था। ये हो गया तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार कैसा था, मातृसत्तात्मक। उसके अलावा अब कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, सारे शॉर्ट में फॉर्म में लिखा गया, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। पहला लिखे सर्वाहारी। हालांकि देखो सर्वाहारी नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग तीनों प्रकार का भोजन करता था। कुछ लोग था जो शाकाहारी भी था, कुछ लोग था जो मांसाहारी था, और कुछ लोग ऐसा भी था जो सर्वाहारी था। हालांकि याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी भी थे कुछ लोग मांसाहारी, और कुछ सर्वाहारी भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से सुई का अवशेष मिला है। इससे यह अनुमान लगाते हैं शायद ये लोग सुई का क्या शिकार करने के लिए नहीं यूज करता होगा, तीनटा चीज क्या शिकार करेगा उससे, कि इंजेक्शन देगा बाघ को पकड़ के तो वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं था। ठीक है, तो उत्खनन से प्राप्त हमें जो है सुई का अवशेष मिला। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं सुई का काम एक ही होता है, कपड़ा सिलना। तो ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया सिले वस्त्र, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सिले वस्त्र पहनते थे। कैसे पता करें, क्योंकि जो है खुदाई से हमें सुई के अवशेष मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केश विन्यास, अगला पॉइंट है केश विन्यास। केश विन्यास क्या होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा बात नहीं था टकला बन के रहता था। ठीक है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो है, पता है शुरू से ही दो प्रकार का जाति रहा है, एक पुरुष एक स्त्री। ठीक है, महिलाएं लोग जो है जुड़ा बांधती थी। जुड़ा मतलब होता है जुट्टी। ठीक है, ऐसे ऐसे गुथ गुथ के मतलब लंबा ऐसा बना लेता है। ठीक है, तो स्त्रियां लोग जो है जुड़ा बांधती थी, और पुरुष लोग जो है लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े मूछ दाढ़ी रखते थे। ठीक है, ये बात है केश विन्यास। केश विन्यास में ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है महिलाएं लोग जुड़ा बांधती थी, और पुरुष लोग जो है लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ रखते थे। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं, अगला आभूषणों के शौकीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आभूषणों के भी शौकीन थे। ठीक है, आभूषण का शौकीन था, तरह तरह का आभूषण यहाँ पर पहना जाता था। ठीक है, कंठार हो गया, कर्णफूल हो गया, करधनी हो गया, कड़ा हो गया। ठीक है, बहुत सारा जो है ना मिला है आभूषण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके शौकीन थे, आभूषणों के भी शौकीन थे। कैसे पता चले, क्योंकि अवशेष से हमें जो है कंठार हो गया, उसके बाद कर्णफूल हो गया, करधनी हो गया, ठीक है, कड़ा हो गया, बहुत सारा जो है आभूषण मिला है। तो और इनका आभूषण जो है ना बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत और शंख हड्डी इत्यादि बनते थे। ये भी क्वेश्चन दे देगा कि लोग अपना जो है, हालांकि सोना चांदी का भी यूज होता था। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में महंगा होता होगा। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में आगे पढ़ेंगे, वहां पर उस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग कैसे जीवन यापन करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। एक वस्तु दो, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लो। ठीक है, तो वही बात होता था। तो आभूषणों का शौकीन था, और वहां पर विभिन्न तरह का आभूषण जो है याद रखना है, कंठार हो गया, कर्णफुली हो गया, कड़ा हो गया, करधनी, भुजबंद, बहुत सारा आभूषण होता है, वो सब भी पहना जाता, उसका अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इनका याद रखना आभूषण बनाया जाता किससे, बहुमूल्य पत्थर हो गया, चमकीला चमकीला पत्थर, उसके बाद हाथी दांत से भी बनता था, शंख हड्डी इत्यादि से। ठीक है, अगला पॉइंट से श्रृंगार प्रसाधन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है श्रृंगार का भी शौकीन था। कैसे शौकीन था, क्योंकि हमें जो है चन्नू दरों से काजल पाउडर सबका प्रमाण मिला है, और साथ ही साथ वहां पर मनके बनाने का कारखाना, यानी जेवर सब बनाने का जो कारखाना कहाँ से, चन्नू दरों से। ठीक है, इससे पर्याप्त मात्रा में। और वहां पर जो है तांबे के दर्पण का यूज किया जाता था। क्वेश्चन भी पूछेगा, बता भी दिए थे पिछले क्लास में। तांबे का दर्पण का अवशेष जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, तो मोहनजोदड़ो की महिलाएं जो था काजल पाउडर सबसे परिचित थी, और साथ ही साथ वहां पर तांबे का दर्पण का प्रयोग होता था, और साथ ही साथ कंघा का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, और यहाँ तक कि चन्नू की महिलाएं जो है, या चन्नू से खुदाई से वहाँ से हमें जो है काजल पाउडर लिपस्टिक इत्यादि भी प्रमाण मिला है। और इसको याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका ट्रिक बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ब्यूटी पार्लर जो है चन्नू था। ठीक है, क्या कि वहाँ पर पार्लर का सारा सामान मिला था अवशेष में। ठीक है, हालांकि इतना मात्रा में और कहीं भी किसी स्थल से नहीं मिला। तो अगला है हमारा आमोद प्रमोद के शौकीन। आमोद प्रमोद का मतलब मनोरंजन का भी शौकीन था। ठीक है, मनोरंजन के लिए क्या करता था, इसका पासा प्रमुख खेल था। अगर क्वेश्चन पूछ दे सिंधु सैंधव सभ्यता के लोगों का प्रमुख खेल कौन सा था मनोरंजन के लिए, आमोद प्रमोद का मतलब था मनोरंजन। मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेला करता था, पासा।
पासा करने का मतलब हो गया आमोद प्रमोद का शौकीन का मतलब जो है अपने मनोरंजन के लिए जो है तरह तरह के खेल खेला करता। तो उन खेलों में से सबसे प्रमुख खेल जो है उन लोग का पासा था। कौन सा था? पासा। आगे बढ़ते हैं, हमारा शिकार का शौकीन। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ शिकार का शौकीन था। शिकार का शौकीन था, इसका हम कैसे अंदाजा लगाए? देखो, हिरन को देखो, मछली फंसाने काटा और एक मुहर पर जो है हिरन को मारते हुए तीर से दिखा गया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे। ठीक है, मछली फंसाने वाला काटा, जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं आजकल, जो ऐसे करके पानी में डालता है, कुछ समय के बाद ऐसे निकालता है, नहीं होता है, तो मछली फंसाने काटा और साथ साथ एक मुहर पर जो है तीर से हिरन को मारते हुए दिखा गया। इसे तो अंदाज लगा लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शिकार के भी शौकीन थे, शिकार किया करते थे मनोरंजन के लिए और साथ ही साथ भोजन के लिए भी। मोहनजोदड़ो से हमें जो कांसे की मूर्ति मिले, कांस्य मूर्ति, और नृत्य करती हुई ऐसे है करके, ठीक है, सेम सेम ऐसे करके, नर्तकी की मूर्ति। तो इससे क्या अनुमान लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मनोरंजन के लिए नृत्य भी एक साधन रहा होगा मनोरंजन का, क्योंकि नर्तकी का मूर्ति मिलना, और नर्तकी का मूर्ति किस चीज का बना हुआ है? कांसे का है। किसका है? कांसे। पता है कांसा जो है मिश्र धातु है, तांबा और टिन मिला के बनता है। तो मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन बताए थे कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से बताए थे ना, बताते हैं, सारा चीज तुम लोग को याद रहना चाहिए, का एक टेस्ट होने वाला। तो नर्तकी की मूर्ति जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, इससे पता करे कि मनोरंजन का साधन नृत्य भी रहा होगा। ठीक है, और गाने बजाने का शौकीन था ये लोग, क्योंकि नृत्य ऐसे नहीं करता होगा, जब तक धुन नहीं बजेगा नृत्य कैसे करेगा। ठीक है, तो गाने बजाने का शौकीन था और साथ ही साथ मनोरंजन का साधन क्या था? नृत्य। क्यों नृत्य था? कैसे नृत्य था? क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें जो है नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बर्तनों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे। एक मृद भांड बनाते थे, मिट्टी का बर्तन, साथ ही साथ जो है धातु का भी बर्तन बनाता था। ठीक है, दो प्रकार का बर्तनों का निर्माण ये लोग अच्छी तरह से करता था। और बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल करता था। किसका करता था? चाक का। हालांकि हम जानते हैं पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हो चुका था। जब पहिया का आविष्कार हुआ तो उससे यातायात का सुविधा हो गया, साथ ही साथ जो है बर्तन उसी टाइम से बनाने लगा था। तो समझ में आ गया बर्तनों का निर्माण ये लोग क्या करता था। बर्तनों का निर्माण दो धातु का भी और मिट्टी का भी क्या करता था। ठीक है, और बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल करता था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में खिलौनों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बहुतायत मात्रा में खिलौना का भी निर्माण किया था। उसका अवशेष हमें पर्याप्त रूप में मिला है। खिलौना बहुत ही कौतूहलजनक है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक है बैल का खिलौना मिला है जो सिर हिलाता है। एक हाथी का खिलौना जिसको दबाने से जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। बता सकते हो मिट्टी का है, ध्वनि कैसे उत्पन्न कर देता है, मतलब समझ सकते हो, कहते एडवांस वो लोग था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खिलौनों का निर्माण किया करता था। ठीक है, मनोरंजन के लिए। और खिलौनों का जो है हमें मूर्ति पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य के रूप में वर्तमान में मिले हैं। और जैसे बैल का एक याद रखना, बैल का जो है सिर हिलाता हुआ बैल का मूर्ति मिला है, साथ ही साथ एक हाथी का मूर्ति मिला है जिसको सर दबाने से क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। ये तुम्हारा हो गया सोशल लाइफ। ठीक है, सामाजिक जीवन क्लियर हो गया। मातृसत्तात्मक था, साथ ही साथ जो है मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी था। सिले हुए वस्त्र पहनते थे। ठीक है, उसके बाद जो सिले हुए वस्त्र, केश विन्यास प्रचलित था। उसके बाद आभूषणों के शौकीन थे, तरह तरह का आभूषण पहनते थे। और साथ साथ श्रृंगार प्रसाधन, आमोद प्रमोद, मतलब मनोरंजन के लिए तरह तरह का साधन, शिकार हो गया, नृत्य हो गया, उसके साथ साथ ही पासा हो गया, खेल, तरह तरह का इस्तेमाल इन्होंने मनोरंजन के लिए किया। इधर तो मनोरंजन का ही साधन लगभग लिखा गया है। ठीक है, नीचे उसके बाद आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कोई भी ऐसा भवन नहीं प्राप्त हुआ जिसको हम मंदिर कह सकते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है वहां पर मंदिर मिला है, उसके अपोजिट सिंधु घाटी सभ्यता में जो कोई ऐसा भवन नहीं मिला जिसे मंदिर का संज्ञा दिया जाए। इसलिए यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में पूरा संदिग्धता है। फिर भी अनुमानित अध्ययन हम करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। तो पॉइंट्स याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृदेवी की पूजा किया करता था। साथ ही दूसरा है कुबड़ वाला बैल। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में दो तरह बैल था। एक कुबड़ वाला बैल जिसमें लंबे लंबे सिंग होते थे, बिना कुबड़ वाला बैल जिसमें छोटे छोटे सिंग होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष पूजनीय था कुबड़ वाला बैल। ठीक है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पैमाने पर स्थल व्यापार के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। बैलगाड़ी का। ठीक है, स्थलीय व्यापार, जल व्यापार में तो नाव द्वारा करेगा। ठीक है, तो कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। उसके बाद नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं, याद रखना है। करते हैं ताबीज की प्राप्ति। ध्यान दो, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ताबीज का प्राप्ति हुआ, ताबीज मिला है। ताबीज हमें क्या बताता है कि ये लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ठीक है, जैसे सुई, ताबीज रखना, ताबीज का मौजूदगी हमें ये बताता है कि लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला है हमारा अग्निकुंड।
हम बताए थे कालीबंगन और लोथल से जो है ईटा का बना हुआ वेदी मिला है। वेदी का मतलब हो गया अग्निकुंड मिला है, ठीक है, जहां पर इसका एक ही चांस हो सकता है हवन कुंड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हवन क्यों किया जाता होगा? यज्ञ में। और साथ ही साथ हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार मिला है, जिसमें बताया था इसका स्नान जो है अनुष्ठानिक स्नान है, तो यानी कि यज्ञ के समय किया जाता होगा। इतना बड़ा जो है स्विमिंग पूल था, तालाब था। तो एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक जीवन के बारे में लोग यज्ञ किया करता था। कालीबंगन और लोथल से जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ईटा का बना हुआ वेदी मिला है, आज जिसको हम लोग यज्ञ से जोड़ सकते हैं। हवन कुंड जो है हवन किया जाता है यज्ञ में, तो ये लोग यज्ञ किया करता था। उसके बाद सबके उत्सर्जन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक जो है मार्शल महोदय के द्वारा, चूंकि हम जानते हैं मार्शल महोदय सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन का जो है हेड था, अध्यक्ष था, तो इसका कुछ भी बात करता है इसका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ठीक है, तो मार्शल महोदय के अनुसार जो है सबों को 3 प्रकार से उत्सर्जित किया जाता था। पहला हो गया पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाहकर्म। पूर्ण समाधिकरण क्या होता था? इसके अंतर्गत जो है सबों को जमीन भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था डायरेक्टली, ठीक है, और उस समय जाति पाति का प्रमाण नहीं मिला है, सब एक जात होता होगा हालांकि, ठीक है, अपने अपने देश। तो सबों को उत्सर्जन करने की 3 प्रणाली थी, पहला पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक दाह, उसके बाद आंशिक समाधिकरण, दाहकर्म। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता? सबों को पूर्ण रूप से मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था? इसके अंतर्गत जो है लाश को जो है पशु पक्षियों को खाने के बाद जो है जमीन के नीचे गाड़ा जाता था। अब कहोगे क्या लाश को रख दिया जाता था, लो तुम पशु पक्षी सब आके खा लो, थोड़ा सा भोजन पेट भर लो, ऐसा तो नहीं होता। हालांकि जो अनजान लाश सब होता होगा, ठीक है, बाद में पता चला तो उसको दफनाता होगा। तो हो गया आंशिक समाधिकरण में, इसके अंतर्गत क्या हुआ? पशु पक्षियों के द्वारा खाए जाने के बाद जो अवशेष बचता उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देता। और पूर्ण समाधि दाह कर्म में क्या होता था? दाह कर्म में जो है सबों को जला दिया जाता, तो राख जो बचता था, ठीक है, उसको भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। तो कलश सावधान यहीं से दाह कर्म से, यानी कि लाश को जब जलाता था जो अवशेष अस्थि बचता था, राख थोड़ा सा, उसको जो है कलश में भर के मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता था, ठीक है। तो कलश सावधान का दाह कर्म, ये तुम्हारा सब उत्सर्ग के लिए 3 प्रोसेस, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण में पूरे लाश को जमीन के नीचे गाड़ दो, उसके बाद आंशिक में पशु पक्षियों को खाने के बाद उसे जमीन के नीचे दफनाना है। उसके बाद जो है दाह कर्म, इसमें जला के जो अवशेष बचा अस्थि या जो भी राख बचा उसको जो है भूमि के नीचे दफना देना है, गाड़ देना है, हो गया दफना देना। उसके बाद अंधविश्वासी। अब कहोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी था, कैसे था अंधविश्वास? क्योंकि जो है ताबीज जो हमें मिला है, ताबीज से तो पता चला लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करता है। जब तंत्र मंत्र कब जरूरी पड़ता है लोगों? जब अंधविश्वासी होता है, ठीक है, वो लोग झाड़ फूक करने लगता है। बहुत सारा लोग, बहुत सारा बाबा के पास जाएगा, वो है ना करके है ना झाड़ेगा, कौन सी फेंकेगा, ठीक है, हड्डी तड्डी रखिएगा, उकराल कर डेंगाएगा, ठीक है, भूत उत भगाता है, ठीक है, वहाँ बीमारी भावसर यम करा, ठीक है, और वो बाबा आ गया, भूत धर लिया। 4-5 दिन तक बाबा कांड करते रहा, एकदम कोई ना मैदान में बैठा देता, बीच में बैठा के उसको कहा भूत आ गया है, बीमारी कुछ हो गया था। और तरह तरह का डॉक्टरों करने लगे, झाड़ फूक करते, कोई ना बकरिया हड्डी निकलता, कोई ना गैया हड्डी निकलता, पीठी मारता, कभी उधर मारता, कभी उधर मारता। लड़की था वर्ग से डेथ कर गई वो, ठीक है। तो ये अंधविश्वासी लोग ही तंत्र मंत्र का सहारा लेता, और वही लोग ताबीज उबीज बांधता है। तो ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या थे? अंधविश्वासी थे, ठीक है, और भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। आज जो अंधविश्वासी गारंटी देखना भूत प्रेत में विश्वास करेगा, वही भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज पहनता है, ठीक है। अध्ययन क्या किए धार्मिक जीवन के अंतर्गत जो है, कोई यहाँ पर जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पर मंदिर नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई भवन मिला जिसे हम मंदिर कह सकते हैं। तो पूरा एकदम से अनुमानित है। तो पहला हो गया मातृदेवी की पूजा होता था, साथ ही साथ यहाँ पर कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था, ठीक है, और नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं। उसके बाद ताबीज की प्राप्ति में सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन के दौरान जो है ताबीज की प्राप्ति इससे पता चलता है कि ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। और यहाँ पर जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई किया जा रहा था तो कालीबंगन और लोथल से 2 जगहों से क्या है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। इससे जो हम संकेत मिलता है कि यहाँ पर यज्ञ किया जाता होगा, ठीक है, तब तो यज्ञ होगा तब ना हवन होगा, ठीक है। उसके बाद है सब उत्सर्जन के लिए 3 पूर्ण समाधिकरण, आंशिक दाह, उसके बाद पूर्ण में पूरे जमीन के नीचे का दफना दो, उसके बाद आंशिक में पशु पूजा खाने के बाद और दाह कर में जो अवशेष बचा, अस्थि बचा, जो राख बचा उसको दफना देना। और लास्ट में क्या अंधविश्वासी था, ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करता था, क्योंकि ताबीज यूज करता था तो अंधविश्वासी से हो गया। और भूत प्रेत जो अंधविश्वासी था उसको तो भूत प्रेत में विश्वास हो भी करेगा, ठीक है। तो अभी जो जस्ट हम लोग क्या समझे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सामाजिक जीवन और साथ ही साथ धार्मिक जीवन समझ चुके हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं आर्थिक जीवन। करेंगे मतलब आर्थिक क्रियाएं क्या क्या करता था लोग, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आर्थिक जीवन के अंतर्गत 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। कृषि,
पशुपालन और व्यापार। तो पहले जो है कृषि के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, पशुपालन के अंतर्गत लिखे, सभी चीज को अच्छे समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा गया कपास। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले, धरती पर सबसे पहले कपास का खेती अगर कहीं किया जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किसके द्वारा कपास का खेती किया गया, फिर क्वेश्चन पूछेगा कपास का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। और जब कपास का ये लोग खेती करता था, कपास का एक ही काम होता था, कपड़ा बनाना। क्या बनाना? कपड़ा। आजकल जो जीन्स बढ़िया बढ़िया बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है, तो कपास का उत्पादन क्या करता था, किसी लिए कपड़े बनाने। और यह जो प्रथम साक्ष्य है, यानी कि कपास के उत्पादन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से। कहां से? हड़प्पा से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे कि कपास का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले धरती पर ओनली इंडिया के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किसका खेती किया गया, कपास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखे हैं सिंधु। हालांकि देखो, जब कपास की खेती किया जाता था, यहीं से कपास भेजा जाता था, कहां, मेसोपोटामिया भी जाता था। और जब मेसोपोटामिया कपास जाता, इस कपास को लोग सिंधु कहता था। क्या कहता था? सिंधु। तो हम क्या जाने कि मेसोपोटामिया जब कपास जाता था, इस कपास को क्या कहा गया, सिंधु। और यही कपास जब यूनान के लोगों द्वारा खरीदा जाता था, तो वहां पर इसे सिंडन कहा जाता। क्या कहा जाता था? सिंडन। क्वेश्चन पूछेगा कि मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा, यूनान के लोगों के द्वारा कपास को कौन सा नाम रखा गया था, कौन सा नाम दिया था? सिंडन। अगर कहेगा सिंडन क्या है, सिंडन कपास ही था जो सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्पादित होता था। यह जब यूनान जाता था तो वहां के लोगों के द्वारा से क्या कहा गया, सिंडन। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया चक्कियां और औखलियां। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चक्कियों के प्रमाण मिले। अवतल चक्की, जिसे हम बताए अर्नेस्ट मैकिन इस पर प्रकाश डाला था, ठीक है, और आटा पीसने का काम होता था चक्की का, ठीक है। उसके बाद औखलियों के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक। तो व्यवस्थित जीवन यापन था लोग का। उसके बाद प्रमुख फसल, बहुत वीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी के लोगों का जो है प्रमुख फसल कौन कौन सा था। दो ही प्रमुख फसल था, गेहूं और जौ। इसके अलावा बाजरा का भी प्रमाण मिला है। अगला है धान की भूसी। देखो यहाँ पर लोथल रंगपुर बताया कि धान के भूसी का प्रमाण जो है लोथल और रंगपुर से मिला है। हालांकि धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण कहेगा ना तो हुलास से मिला। हुलास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह हुलास जो उत्तरकालीन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समय का ना है, बाद का है। धान का भूसी मिला, अनुमान लगा ले, अरे आम का गुट्ठी मिलेगा तो क्या कहेंगे, आम खाया है कोई, ठीक है। केला छिलका देखें क्या कहेंगे, कोई केला खाया है। उसी तरह जो है धान का भूसी का प्रमाण मिला हमें लोथल और रंगपुर से। अनुमान लगे यहाँ पर लोथल और रंगपुर में चावल की खेती किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा चावल का प्रत्यक्ष प्रमाण कहेगा, स्पष्ट प्रमाण कहां से, हुलास। अगला है फल। फल में 6-7 गो फल इंपॉर्टेंट था, हो गया केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज इत्यादि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फल था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पशुपालन में। पशुपालन में दो तरह का बहुत सारा पशु पाला जाता था, लेकिन वहां पर विशेष पूजनीय था एक कुबरदार, जो बड़ा सिंह वाला, बड़ा सिंह होता था, कुबर होता था। एक बिना कुबर वाला, इसको विशेष पूजा जाता था, इसको कुबर वाले बैल को। उसके बाद है प्रमुख पालतू पशु, याद रखना है, गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट, इस सब हो गया प्रमुख पालतू पशु। इसके अलावा यहाँ पर जो है बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस इत्यादि भी था, इसका भी प्रमाण मिला है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पालतू पशु की बात करें, अगर पाला जाता था सिंधु घाटी के लोगों द्वारा, गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा और ऊंट, ठीक है। तो याद रखना, दो चीज याद नहीं रखना, मुख्य याद रखो कौन कौन सा प्रमुख पालतू पशु, बस इसमें इतना ही। उसके बाद व्यापार का अगर बात करें तो इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा। व्यापार दो तरह का व्यापार होता था, एक आंतरिक, बाह्य। आंतरिक व्यापार का मतलब हम लोग बिहार से बेचने चले गए उधर झारखंड, इधर टमाटर इधर हुआ ढेर, परवल इधर सस्ता हो गया, उधर झारखंड में बहुत महंगा बिक रहा है, बहुत ट्रक भर के ले चले गए, तो आंतरिक व्यापार हुआ, अपने देश के अंदर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो तरह व्यापार थे, एक आंतरिक और बाह्य। और ज्यादातर व्यापार जो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था। हालांकि ये लोग स्थल मार्ग से भी परिचित थे, लेकिन जल मार्ग से क्या होता था, सुविधा होता था। कैसे जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था, हमें पता है ना कि बंदरगाह का प्रमाण मिला है लोथल से, ठीक है, गोदीबाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वहां पर जहाज वज लगता था, ठीक है। और वहां से जो है सामान का सप्लाई होता था, मेसोपोटामिया, यूनान हो गए बहुत सारा देश। उसके बाद व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन सा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जो है प्रमुख केंद्र था व्यापार का, ठीक है। जैसे मान लो मुंबई, दिल्ली, तो इन दोनों के बीच का दूरी जो है 483 किलोमीटर था। यहां से पटना जा और आओ, अत्य दूर था दोनों शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर भी स्थल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था, ठीक है, याद रखना इस चीज को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना, 483 किलोमीटर, कितना, 483। और ये दोनों जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक स्थल था। व्यापार दोनों तरह था, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। और ज्यादातर व्यापार जो है स्थल मार्गों द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय, मुद्रा का
मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था, बल्कि क्या था, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता था। मापने के लिए वो जो है ना इंची फिंची का ना गज का इस्तेमाल करता, किसका करता था, गज का। उसके बाद सर्वाधिक रूप से 16 का बांट, इसका मतलब हुआ 16, 16, 32, 48, 64, इसका ज्यादातर उपयोग मिला है। और कुछ यहाँ पर लिखा गया है सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो है ना विदेश से आयात करता था, मंगाता था, ठीक है। तो सोना जो अफगान से, भारत से, दक्षिण भारत में हो गया कोलार खान, यहाँ से जो है सोना सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा लाया जाता था, आयात किया जाता था, ठीक है। उसके बाद चांदी जो है ईरान से, अफगान से, दो ही देश से लाया जाता था, ईरान और अफगान से। तांबा जो है बलूचिस्तान, अरब, खेतरी, राजस्थान में एक खेतरी है, वहां से जो है तांबा मंगाता था, कौन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। ये तुम्हारा स्टडी हो गया।